आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा ने आज वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है सेवा सप्ताह के रूप में। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पे हम सेवा सप्ताह मना रहे हैं, उसका आज पहला दिन है। तो हमने युवा मोर्चा का वेबिनार कार्यक्रम रखा है। इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा सुनील यादव जी करेंगे। थैंक यू मनमोहन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व में मध्य प्रदेश में कई बार मिनिस्टर रहे, कई बार एमएलए रहे, हम सबके बड़े भाई प्रेरणा के स्रोत माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हम उसका युवा मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब का, और आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे बीच में आए और युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन आपके माध्यम से मिलने वाला है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है 14 सितंबर, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा सप्ताह के रूप में पूरे देश में मना रही है, जिसकी कड़ी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी भी अभी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र में गए थे, उसका शुभारंभ किया। उसी कड़ी में हमने आपको इसमें अपेक्षा करी थी कि आप हमें आएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे कि सेवा सप्ताह में युवाओं को क्या क्या करना चाहिए, और जो 6 साल की पूरी मोदी जी की उपलब्धियां सरकार की, उसको किस तरह से युवाओं को अपने जीवन में और अपने समाज में उसको लेके जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारे बीच में 2 चीजें आई भाई साहब। एक आत्मनिर्भर भारत, बार बार मोदी जी का आग्रह रहता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, लोकल फॉर वोकल की बात हमें बात करनी है। तो आपका हमारे बीच में आने से ये चाहते हैं कि जो भी युवाओं का योगदान हो आत्मनिर्भर भारत पे और लोकल के लिए वोकल होने के लिए, इस विषय पे अगर आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो युवाओं को उसकी ज्ञान भी मिलेगा, और हम नीचे तक इस बात को ले जाएंगे और अपने जीवन में उस चीज को अपनाएंगे कि युवा मोर्चा उसी लाइन पे चल के पूरे 4 साल 5 साल उस काम में लग के इसको देश में लागू करे। तो मैं अब माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से अनुरोध करूंगा कि वो युवाओं का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष सुनील जी, प्रभारी मनमोहन ठाकुर जी, इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी युवा मोर्चे के साथियों, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को है। 17 तारीख को वे 70 वर्ष के हो रहे हैं, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जो भी काम करें वो 70 के आंकड़े से करें। यदि हमें सेवा कार्य करना है तो कुछ 70 का आंकड़ा हम उसको फिक्स करें। यदि पेड़ लगाना है हमें वृक्षारोपण के लिए तो 70 पेड़ लगाएं। 700 पेड़ भी लगा सकते हैं, पर 7 का आंकड़ा और 70 का आंकड़ा ध्यान में रख के हम लोग इस कार्यक्रम को करें। यह हम सबों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की हर समस्या का सामना किया। गुजरात में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आई, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे एक बहुत बड़ा भूकंप, उन सब बातों का सामना करते हुए गुजरात को आगे बढ़ाया। गुजरात की पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, गुजरात की जीडीपी बढ़ाई, गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन में देश में नंबर 1 पर ले गए। गुजरात के हर घर में बिजली पहुंचाकर एक ऐसा प्रदेश बनाया जहां हर गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक काम उन्होंने गुजरात में किए थे, और इसलिए गुजरात मॉडल एक शब्द का प्रयोग हुआ था, आप सब जानते हैं। 2014 के पहले इस देश में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए सरकार थी। 10 साल तक लगातार इस सरकार ने काम किया। अब यदि एक प्रश्न पूछें हम कि 2014 में और 2020 में क्या अंतर है। 2020 आज़ादी के बाद का एक ऐसा वर्ष है जिसमें
सारे विश्व में एक संकट है। संकट इस बात का कि कोरोना चल रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई है। यदि हम देखें तो देश की सीमाएं कहीं ना कहीं अशांत है। व्यापार नहीं के बराबर था, पर धीरे धीरे सरकार की पॉजिटिवनेस के कारण आज व्यापार तेज हुआ है। अगर हम 2020 और 2000 की तुलना करें तो 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, हम सुबह का अखबार उठाते थे तो अखबार में सिर्फ यही खबर मिलने को मिलती थी कि इतने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार जी में, इतने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार जी2 में, इतने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार हरियाणा की जमीन घोटाले में, इतने हजार करोड़ का भ्रष्टाचार जीजाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार से भरी हुई समाचार पत्र हमें खबरें मिलती थी और देश में एक अनिश्चितता का वातावरण था कि देश में क्या हुआ। हर व्यक्ति बहुत अनिश्चितता के दौर में कि अब देश के भविष्य क्या होगा। 2014 में देश की हालत ऐसी थी कि मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व था और उनके आसपास रहने वाले लोग जिसको जो बन रहा था वहां से वो भ्रष्टाचार में लिप्त था। लोग चिंतित थे कि देश का क्या होगा। 2014 के चुनाव हुए, देश की बागडोर मोदी जी के हाथ में आई। मोदी जी ने सेंट्रल हॉल में एक भाषण दिया था, उस भाषण को आपको दोहराना चाहता हूँ। सेंट्रल हॉल में जब एनडीए ने उनको अपना नेता चुना, वो संसद की सीढ़ी पर गए। आप सबको दृश्य याद होगा जब उन्होंने संसद की सीढ़ी में अपना मत्था टेका था और उसके बाद संसद में उन्होंने भाषण दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार देश के गरीबों की सरकार होगी, मेरी सरकार देश के दलितों की सरकार होगी, मेरी सरकार देश के पिछड़े वर्ग की सरकार होगी, मेरी सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार गरीबों को गरीबी मिटाने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार होगी, मेरी सरकार देश की समस्याएं जो जनता से संबंधित होगी उसको निराकरण करने वाली सरकार होगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 6 वर्ष हो गए, उनका जन्मदिन भी है और इस अवसर पर हम देश की तरफ देखें और 2014 के देश को देखें तो आज मैं दावे से कह सकता हूं कि 6 वर्ष में कोई भी माई का लाल मोदी जी पे या मोदी की सरकार पर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ईमानदार शासन उन्होंने देश को दिया है। यदि हम उनके भाषण को दोहराएं जो उन्होंने सेंट्रल हॉल में दिया था, उन्होंने कहा था कि ये दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, पिछड़े वर्ग की सरकार है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है। जब वो कहते थे कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है तो महिला कोई भी हो उसके सशक्तिकरण की उन्होंने बात की। जब उन्होंने देखा कि हमारे ही देश के अंदर कुछ वर्ग ऐसा है जिसकी महिलाएं घर के अंदर अनिश्चितता के दौर में जी रही है, हमेशा शंकित रहती कि कब मेरा पति 3 बार तलाक बोलकर मुझे घर के बाहर निकाल दे, तब उन्होंने कहा कि इन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी है कि 3 तलाक का कानून समाप्त हो। और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि लोकसभा ने जब पार्लियामेंट में इस बात के लिए भेजा कि सरकार का क्या व्यू है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक हटना बहुत ज़रूरी है। देश के बहुत सारे ऐसे मुल्ला थे, ऐसे कट्टर विचारधारा वाले लोग थे जिन्होंने धमकी दी कि इस कानून को लाने से देश में अराजकता हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने उनकी चिंता नहीं की, तो महिला सशक्तिकरण के लिए 3 तलाक बिल को पारित किया और वे महिलाएं जो घर के अंदर आशंकित रहती थी, वे महिलाएं जो अपने जीवन को असुरक्षित महसूस करती थी, उन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया। एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया। सिर्फ यही नहीं, हर वर्ष हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होकर झंडा वंदन करता है। हमारे मोदी जी ने भी झंडा वंदन किया। जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री और लाल किले की प्राचीर पर से उनकी नजर गई तो उस गांव में भोजन बनाने वाली उस महिला की तरफ गई जो लकड़ी के चूल्हे से अपने घर का भोजन बना रही है। उसके आंख में आंसू आ रहे हैं, अपने पल्लों से आंसू पोंछ रही है। उन्हें अपनी माँ की याद आई
उनको याद आया कि जब उनका बचपन था, वो चाय बेच के घर आते थे, उनकी माँ लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती थी और वो किशोर अवस्था में थे, उनकी माँ आँख के आंसू पोंछती थी। तब नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि ईश्वर ने यदि मुझे मौका मिला तो मेरी माँ तो क्या, देश की किसी माँ की आंख में आंसू आने नहीं दूंगा। और ये मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर में खड़े होकर सबसे पहले यदि देखा तो उस गांव में करने वाली भोजन बनाने वाली माँ की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि इस देश में महिलाएं जो लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बनाती है, उन्हें उज्ज्वला योजना के माध्यम से निःशुल्क गैस का चूल्हा देने का काम मेरी सरकार करेगी। आज 10 करोड़ महिलाओं से ज्यादा के घरों में गैस का चूल्हा पहुंचा दिया। इस नारे के साथ पहुंचा है कि सबका साथ सबका विकास। यदि राम प्यारी बाई के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा है तो रमजान बी के घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचा है। हमने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर गरीब महिलाओं का विभाजन नहीं किया। जो बात मोदी जी ने कही थी कि सबका साथ सबका विकास, हमारी योजनाओं से साफ दिखाई देता है कि हमने सबका साथ सबका विकास की बात की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब इस देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे तो ये संकल्प लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से वो गरीब जिसके सर पर छत नहीं है, हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को आत्मसात किया है। भारतीय जनता पार्टी उनके एकात्म मानववाद के दर्शन के आधार पर काम कर रही है। एकात्म मानव दर्शन में कहा गया है कि वो गरीब जिसके तन पर कपड़ा नहीं हो, वह गरीब जिसके सर पर छत नहीं हो, जब तक उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से संकल्प लिया कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे तब तक इस देश का एक भी गरीब कच्चे मकान में नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों मकान बनाकर उन गरीबों को चाबी सौंपने का काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और साथ में फिर उसमें महिलाओं की बात कही कि या तो उस मकान की रजिस्ट्री उस घर की महिला के नाम पर होगी या पति पत्नी दोनों के नाम पर होगी। महिलाओं को समान अधिकार देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मकान में भी हिस्सेदारी देकर किया है। यदि आप देखेंगे कि हमारी विचारधारा में बहुत छोटा था, जब आरएसएस की शाखा में जाया करता था तब हम नारे लगाते थे, एक देश में दो निशान दो प्रधान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा की सारा है। हम नारा लगाते थे पर इसका मतलब नहीं मालूम था। हम नारा लगाते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहाँ बलिदान हुए वो कश्मीर हमारा है, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है ये पता नहीं था। जब बड़े हुए, जब समझदार हुए, तो फिर पता लगा कि अरे इस देश के अंदर एक हिस्सा ऐसा है जम्मू कश्मीर का जहाँ धारा 370 लगी हुई है। उस धारा 370 के कारण वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर रहने वाले जो हमारे काश्मीर पंडित थे उनको भगा दिया गया, आतंकवाद वहाँ पर घुस गया, पाकिस्तान परस्त कुछ लोग वहाँ पर खड़े हो गए, राजनीतिक संगठन खड़े हो गए, वहाँ के नेता जिनकी वफादारी इस देश के साथ नहीं पड़ोसी देशों के साथ थी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की करेंसी भी वहाँ पर चलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि धारा 370 अब कभी हटेगी नहीं। ऐसा लगता था कि ये जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए हमारे सेना के जवानों ने वहाँ पर अपना बलिदान दिया। वह जम्मू कश्मीर जहाँ पर कश्मीरी पंडित रहते थे, जहाँ का सेवफल, जहाँ केसर की क्यारी होती थी, वहाँ पर रक्त की क्यारियाँ बहने लगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास और राजनीतिक इच्छा शक्ति है। यह हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि धारा 370 हटी। सारा देश देखता ही रह गया। मैं जब जैसे आज युवा मोर्चे को संबोधित कर रहा हूँ, 2 साल पहले मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी को संबोधित कर रहा था। आखिरी में मेरे भाषण के बाद प्रश्न उत्तर चले, एक नौजवान ने मेरे से पूछा कि हम फिर चुनाव में जा रहे हैं,
फिर हम राम मंदिर की बात करेंगे, फिर धारा 370 की बात करेंगे। धारा 370 हटेगी कि नहीं, राम मंदिर बनेगा कि नहीं। मुझे याद आता है मैंने उस युवा मोर्चे की कार्यकारिणी में कहा था कि राम मंदिर बनना तो भी आसान है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उससे फैसला हो हमारे पक्ष में इसकी कोशिश करेंगे, पर धारा 370 हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर 2/3 बहुमत चाहिए। इतनी ही जानकारी थी हमें, और उसमें 2/3 बहुमत के अलावा भी और बहुत सारी क्लास थी। इस बात को समझा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उनका कोई बात नहीं, 2/3 बहुमत नहीं है तो क्या हो गया, उन्होंने एक तरीका निकाला। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि इस देश के 99.99 लोगों को % वकीलों को ये नहीं पता था कि धारा 370 इस प्रकार हट भी सकती है क्या। पर ये हमारे देश के गृह मंत्री की एक, मैं कहता हूँ, चातुर्य है। ये एक बहुत ही समझदारी के साथ इस देश के पार्लियामेंट में वो धारा 370 हटाने का बिल लाए और धारा 370 समाप्त हो गई। जब धारा 370 और 35 से हटाने की बात चल रही थी, जब वहाँ के अलगाववादी और नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा हाथ में लेने वाला नहीं मिलेगा, खून की नदियाँ बह जाएगी, ये धौंस दी थी केंद्र सरकार को। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहाँ पर सरकार ने पंचायत के चुनाव कराए, हर पंचायत के अंदर स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराया, एक बूंद खून नहीं गिरा। आतंकवाद की गतिविधियां वहाँ पर कम हुई है, आतंकवाद को नियंत्रण किया है। आज वहाँ राष्ट्रवादी युवाओं का एक बहुत बड़ा जन समूह खड़ा हुआ है, जो देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती हो रहा है, जो देश की रक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में बड़ा भर्ती हो रहा है, जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अब IAS IPS भी बन रहा है। नहीं तो वहाँ पाकिस्तान परस्त लोगों के माध्यम से वहाँ युवा भटक रहा था और सिर्फ पत्थर फेंक रहा था। वहाँ के युवाओं को धारा 370 हटाकर देश की मुख्य धारा में जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए एक जम्मू कश्मीर जो लगता था कि हमारे देश का है या नहीं, आज हम जवाबदारी के साथ कह सकते हैं, गंभीरता के साथ कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। वहाँ के रहने वाले लोग भारत के बारे में सोचते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग अब गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। यह एक बहुत बड़ा तोहफा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने दिया है। हम नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि नारा लगाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लो भैया, कांग्रेस के लोगों तारीख भी बता दी। 5 अगस्त को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की शिला पूजन वहाँ पर कर दिया, भूमि पूजन कर दिया। वहाँ L&T जैसी कंपनी ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। 3 वर्ष बाद हम सब परिवार भगवान राम को, जो कई वर्षों से, 300 वर्षों से विवादित स्थान पर बैठे थे, बाबर ने आकर उसको विवादित स्थान बना दिया था, अब अपने घर के अंदर शान से बैठेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जहां हमारे देश के गरीब तबके को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर प्रदान किए, वहां भगवान राम को ससम्मान अपने मंदिर में बैठाने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। ये सरकार है। सरकार और सरकार में अंतर ये है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाया। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो हमने करके दिखाया है। आज कोविड जैसा महामारी सारी दुनिया के अंदर चल रही है। हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है। इस 130 करोड़ समाज को यदि ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया होता तो मित्रों, अमेरिका जैसे देश में 26 लाख लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। हमसे आधी जनसंख्या, हमसे 10% जनसंख्या में भी लाखों की संख्या में लोग मारे गए। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति देखिए, उन्होंने कोविड-19 से देश को बचाने के लिए जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, इसको फैलने से रोका। जिस समय लॉकडाउन लगाया गया, हमारे देश के अंदर कोविड-19 की जांच की व्यवस्था भी नहीं थी। डॉक्टरों के लिए ऐसे कपड़े भी नहीं थे जो कोविड-19 के वायरस से बच सकें, किट्स भी नहीं थी। लॉकडाउन किया, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की,
जैसे दिल्ली जैसे शहर, आज जितने आईसीयू है उससे 10% आईसीयू थे मात्र। कोविड टेस्टिंग करने की हमारी जो क्षमता थी वो बहुत कम थी सारे देश के अंदर। हमने हमारी क्षमता बढ़ाई, हमने डॉक्टरों के काम करने के लिए वातावरण प्रदान किया, हमने देश के अंदर निर्मित किट्स, नहीं तो किट्स भी पहले बाहर से आ रही थी, देश में किट्स बनाई। आज फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वो वातावरण दिया कि आज देश के अंदर इतनी दवाइयाँ बन रही है कि दुनिया के लगभग 60-70 देशों में कोविड की दवाई सप्लाई करने का काम भारत कर रहा है। ये भारत की क्षमता है। ये 130 करोड़ देशवासियों के, देश के प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमाल है कि कोविड-19 आया, हमारे पास ये कोई सुविधा नहीं थी, उन्होंने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन करने के बाद सुविधाएं जुटाई, सुविधाएं जुटाने के बाद देश को फिर से गतिशील बनाया। जब देख लिया कि आर्थिक मंदी का दौर है, या देख लिया कि व्यापार व्यवसाय खत्म हो रहे हैं, तो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया जिसमें फुटपाथ पे सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये बिना ब्याज के देने का काम किया। वहीं पर एमएसएमई जो छोटे लघु उद्योग है, मीडियम उद्योग है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ाई गई। वहीं पर बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हैं जो आर्थिक मंदी के कारण बंद होने के कगार पर थे, उनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ाई, उनकी पास जो लोन था उसके लोन की ईएमआई देने के लिए उनको उचित वातावरण दिया। आज वो उद्योग भी चल रहे हैं, चाहे पटरी पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हो, चाट वाला व्यक्ति हो, उसकी भी चिंता की, और बीच मध्यम वर्ग के उद्योगों की चिंता की, यहाँ तक कि बड़े उद्योगों की भी चिंता की, मजदूरों की भी चिंता की। ये देश के प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है मित्रों, और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री है कि हमने तो इस देश में प्रधानमंत्री बनाया, हमने इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में सौंपी थी। 130 करोड़ जनता ने देश का नेता चुना। आज मोदी जी सिर्फ देश के नहीं हैं, आज मोदी जी दुनिया के हैं। दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं मोदी मोदी के नारे लगते हैं। चाहे अफ्रीका का देश है जहां पर काले लोग रहते हैं, वहां काले नौजवान भी, मोदी जी वहां जाते हैं तो मोदी 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 चिल्लाते हैं। वहाँ अमेरिका जैसे ताकतवर देश में भी जब मोदी जी जाते हैं तो वहाँ पर रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करता है देश का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति। ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश के नेता की राजनीतिक इच्छा शक्ति है। जब दुनिया के अंदर मोदी जी कहीं पर भी जाते हैं, जब लोग मोदी मोदी चिल्लाते हैं, तो वो सिर्फ मोदी नहीं होता, उसके पीछे 130 करोड़ जनता का सम्मान दिखाई देता है। आपका भी सम्मान होता है, मेरा भी सम्मान होता है। जब मोदी मोदी के नारे दुनिया में कहीं भी लगते हैं तो मुझे लगता है ये मेरा सम्मान हो रहा है, देश की 130 करोड़ जनता का सम्मान हो रहा है। ये देश की 130 करोड़ जनता का मान सम्मान बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। एक युवा मोर्चे के कार्यकर्ता की हैसियत से हमारा भी दायित्व है कि हम मोदी जी के आत्मनिर्भर कार्यक्रम में स्वयं हम आगे बढ़कर और किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सके। हमारे पास समय है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है। हम किस प्रकार हमारे लोकल उत्पादन को वोकल करके ग्लोबल बना सके। मोदी जी ने बहुत सही कहा कि आज जो ग्लोबल है वो कभी लोकल था। लोकल से ग्लोबल बनने की एक यात्रा होती है। क्यों हमारे देश का नौजवान हमारे देश की चीज को लोकल से ग्लोबल नहीं बना सकता? बना सकता है। हमारे पास क्या नहीं है? कला, भारत की कला, चाहे कोई सी भी कला हो, दुनिया में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मुझे याद आता है, मैं मध्य प्रदेश का उद्योग मंत्री था। हमारे पास के ही दुबई के अंदर बड़ा विशाल एक एक्सपो होता है जिसमें दुनिया भर के लोग आते हैं। मैं उद्योग मंत्री था, हमने हमारे के छोटे छोटे उद्योगों को वहाँ पर भेजा। नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास ग्रामीण उद्योग,
हम लोगों ने हमारी टीम को वहाँ भेजा, झाड़ू बनाने वाले, पानी की सुराही बनाने वाले, उनका स्टॉल लगवाया। आप विश्वास करेंगे, आज भी भारत की झाड़ू बनाने वालों की झाड़ू दुबई के एक्सपो में जाती है। वे झाड़ू बनाने वाले लोग 20 से 25 लाख रुपए साल कमाते हैं, एक एक व्यक्ति जो वहाँ झाड़ू भेजता है बनाकर। झाड़ू बनाने का काम, सुराही पानी की, गर्मी के दिनों में हम लोग जो पानी सुराही के अंदर भरते हैं, मटके के अंदर भरते हैं, हमारे यहाँ झाबुआ के पास पेटला होते हैं, वहाँ के सुराही वाले सुराही बनाकर दुबई ले जाते हैं। यहाँ पर जो सुराही 200 रुपये में बेचते हैं, वहाँ वह 1000 2,000 रुपये में बेचते हैं और उनकी सुराही बिकती है। वहाँ से 10 20 लाख रुपये कमा के लाते हैं। तो हमारे यहाँ की छोटी छोटी कला का विश्व में बहुत मार्केट है। हम युवा मोर्चे के कार्यकर्ता हैं। भारत का इतिहास पढ़े आप, हमारे देश का मलमल इतना शानदार मलमल हुआ करता था, इतना महीन मलमल हुआ करता था। हमारे यहाँ के जो बुनकर समाज के लोग हैं, वो इतना अच्छा बुनाई करते थे कि हमारे हाथ की जो अंगूठी होती है, इसके बीच में से साड़ी की साड़ी पूरी की पूरी निकाल देते। आज भी वो कला हमारे यहाँ बंगाल के अंदर मौजूद है। पेंटिंग, हस्तकला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम विश्व में मार्केट दिखा सकते हैं। और कम से कम युवा मोर्चे के कार्यकर्ता इस बात का तो आग्रह करें ही कि हम मल्टीनेशनल्स कंपनी के कपड़े नहीं पहनेंगे, हम मल्टीनेशनल्स कंपनी के सामग्री का कम से कम उपयोग करेंगे, जो आवश्यकता होगी वही करेंगे। भारत में सब चीज़ बनती है। मैं देखता हूँ कई बार बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ तो पेन विदेशी, घड़ी 10 20 25 लाख की विदेशी, कपड़े यहाँ तक कि कोई अरमानी कंपनी की। हमारे यहाँ जो कपड़े बनते हैं, चाहे वो रेमंड की शूटिंग, हम आग्रह करें सबसे कि हम अपने यहाँ की पेन पहने, हमारे यहाँ का पेन देखें, हमारे यहाँ की घड़ी देखें, हमारे यहाँ की घड़ी पहने, हम गिफ्ट दें, हमारे यहाँ के अच्छे पेन दें, हमारे यहाँ की अच्छी घड़ी दें। विदेशी घड़ी क्यों हम पहने? इसलिए जो सामग्री हमारे देश में अच्छी बनती है, हम उसको अपने हिसाब से उसका प्रयोग करें। यदि गिफ्ट भी देना हो तो वही दें। हम अपने से शुरुआत करें। हम विदेशी जीन्स नहीं पहनेंगे, हम विदेशी टी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे भारत में बनी हुई टी शर्ट से पहनेंगे। आपको आश्चर्य होगा, मेरे दोस्त थे लुधियाना में, वो टी शर्ट्स बनाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। जितनी आपकी मल्टीनेशनल्स कंपनी की टी शर्ट्स हैं, वो सारी बनाते हैं अपने, चाहे लिवाइस की हो, चाहे पापे जीन्स की हो, सब लुधियाना में बनती है, हमारे लोग बनाते हैं और उसको बेचते हैं। वो मल्टीनेशनल्स कंपनी वाले उनसे 700 रुपये में, 800 रुपये में, 600 रुपये में टी शर्ट्स खरीदते हैं और 3000 रुपये में बेचते हैं। हमारे ही देश का कपड़ा सिल विदेशी, कीमत 5 गुना, हमें ही ठगने का काम कर रहा है। और इसलिए युवा से मैं कहना चाहता हूँ कि विदेशी मल्टीनेशनल्स कंपनी के कपड़े, मल्टीनेशनल्स कंपनी की सामग्री अपने से शुरुआत करें। हम भारतीय कपड़े पहनेंगे, हम भारतीय लेवल के कपड़े पहनेंगे। हमारे यहाँ के कपड़े बहुत अच्छे जब बनते हमारे यहाँ हैं, तो फिर हम लेबल के 5 गुना पैसा क्यों दें? और इसलिए अपने से शुरुआत करें। आज देश को, आज चाइना 5 लाख करोड़ का निर्यात हमारे देश में करता है। मुझे याद आता है, आप लोगों को पता है कि नहीं, पहले एवरेडी टार्च मिलता था। एवरेडी टार्च की फैक्ट्री हमारे इंदौर में भी थी, बंद हो गई। चाइना से सस्ता टार्च आने लग गया। छोटे छोटे बल्ब्स, मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर के पास स्लम बस्ती है, वहाँ छोटे छोटे बल्ब बनते थे जिसकी झालर बनती है, जो दिवाली में हम लोग लाइटिंग में लगाते हैं। अभी दुर्गा पूजा आएगी, उसमें हम लाइटिंग में लगाएंगे। सब हमारे देश में बनती थी, चाइना से सस्ती आने लग गई। हमारे यहाँ की बस्ती की महिलाओं का रोजगार समाप्त हो गया। चाइना ने ऐसे बहुत सारे रोजगार समाप्त किए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो हमें सबसे पहले अपने से शुरुआत करना पड़ेगा कि हम कोई भी विदेशी सामान, और विशेषकर चाइना का सामान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह चाइना का सामान चाहे भले ही सस्ता मिल रहा हो, चाहे वो झालर हो, चाहे वो कपड़ा हो,
आज जितने भी सजावट के सामान हैं, जितने भी आते हैं, हमारे टेंट हाउस वाले जो रहते हैं, सब चाइना का है। बंद करिए, मना करिए कि अब हम नहीं लेंगे। अब यहाँ तक कि वो गणेश जी की मूर्तियां बनाने लग गए, माता जी के मूर्तियां भेजने लग गए वहां से। अरे नकली फूल इतने सारे आते हैं वहां से कि हमने अपने घरों में असली फूल रखना बंद कर दिए। ये बेचारा जो किसान फूल का उत्पादन करता था, उसको फूल का उसका वास्तविक मूल्य नहीं मिलता, उत्पादन का मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट चाइना ने नकली फूलों से भर दिया। हम नकली फूल का उपयोग करने लग गए, यहाँ तक कि आजकल बुके भी नकली फूलों के देने लग गए। ये हमें सब बंद करना पड़ेगा। हमें कोई भी इस प्रकार की चीज जिससे हमारे छोटे लोगों का रोजगार समाप्त होता। आज हमारे किसान जो फूल का उत्पादन करते थे, उन्हें वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा है, क्योंकि बाहर से बहुत सारा प्लास्टिक का फूल आने लग गया और वो अनेक बार उपयोग होता है। वही गुलदस्ता जरा सा धोया और दूसरे को टिका दिया। हमने किसी को टिकाया था, उसने किसी दूसरे को टिका दिया। वो फूल जो बिकना चाहिए था वो बिकना बंद हो गया, उसको कीमत मिलना बंद हो गई। और इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का अध्ययन करना है कि हमारे देश के रोजगार को चाइना ने कहाँ कहाँ पर चोट पहुँचाई है। कि युवा मोर्चा अपनी दिल्ली प्रदेश की एक टीम बनाए और विचार करे, चिंतन करे कि ऐसे कौन सी सामग्री है जो यहाँ आ रही है और उसके कारण हमारे स्थानीय लोगों के रोजगार समाप्त हुए। आपको आश्चर्य होगा, पिछले बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा था कि खिलौने, मेरे बेटे के बच्चे हैं छोटे, जब भी मैं घर जाने के मौका आता 8-10 दिन में एक बार तो मैं पूछता हूँ कि बेटे तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो बोलते हैं खिलौने। मैं खिलौने की दुकान पे जाता हूँ, 90% खिलौने चाइना के आते हैं, 90%। मैंने उससे कहा यार कि तुम मुझे बताओ भारतीय खिलौने कौन से। बड़ी मुश्किल से उसने ढूंढ ढूंढ के निकाले, खिलौने बनना देश में बंद हो गए। आज आप समझते हैं छोटे छोटे उद्योग चाइना के कारण कितने सारे बंद हुए। हम सब युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को स्वयं से प्रारंभ करके समाज में वातावरण बनाना है कि हम विदेशी सामग्री नहीं खरीदें, हम लोकल को वोकल करें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है उसमें युवा मोर्चे के कार्यकर्ता अपनी महती भूमिका अदा कर सकते हैं। तो मित्रों, मुझे बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री जी की 70वीं जन्मदिन 17 तारीख को आ रहा है। उसके अंतर्गत आप लोग एक सप्ताह मना रहे हैं, आज उसकी शुरुआत है। तो अभी से कुछ ऐसे कार्यक्रम भी बनाएं कि 70 का आंकड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग सब काम करें। अगर मंदिर में जाएं तो 70 उनके दीर्घायु होने के लिए 70 दिए लगाएं। यदि आप पेड़ लगाने जा रहे हैं तो 70 पेड़ लगाएं। आपको बहुत सारे पेड़ लगाना तो 70 आम के पेड़, 70 जाम के पेड़, 70 नीम के पेड़, 70 पीपल के पेड़, 70 70 70 70 करके आप 700 पेड़ लगा सकते हैं। इसे जो भी काम करें 70 को फोकस करके करें और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की प्रार्थना करें। जो प्रधानमंत्री का देश को आह्वान है आत्मनिर्भर भारत का, हम सब संकल्पबद्ध होकर हमारे क्षेत्र में ऐसा कौन सा लोकल उत्पादन है जिसको हम वोकल करके ग्लोबल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक अध्ययन कमेटी बनाए युवा मोर्चे की और उस दिशा में काम करें। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग बहुत ही गौरवशाली युग में जी रहे हैं जहाँ पर कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी जैसे हमारे गृह मंत्री हैं, नड्डा जी जैसे बहुत ही आत्मविश्वास वाले नौजवान इस देश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिल रहा है, हमें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चे को बधाई देता हूँ। आपने इस योग के समझा मुझे कि मैं आप लोगों के बीच में आकर अपनी बात कह सकूँ, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर सतीश जी और मनमोहन जी, आप दोनों को, जिन्होंने आग्रह किया था। मैं अचानक ही आज आया था एयरपोर्ट पर, मनमोहन जी मुझे मिल गए, उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं ज़रूर सम्मिलित होऊंगा। तो मनमोहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी हमारे साथी हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सर, मैं पूरी दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चा की टीम के तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आत्मनिर्भर भारत
के लिए जो आपने हमारे को मार्गदर्शन किया है, हम उसके पूरा पालन करेंगे और पूरा सप्ताह हम आज नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस का पूरा सप्ताह हम सेवा करके उसको मनाएंगे। आज से लेकर 29 तारीख 20 तारीख तक का ये पूरा सप्ताह हम उसमें हमारा पूरा योगदान देंगे। वो पूरी टीम, सुनील जी